guys, welcome to Simply Shivika and I am Shivika Mehra and welcome to yet another video on the Indian Contract Act of 1872. So basically आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा important टॉपिक डिस्कस करेंगे of the Indian Contract Act of 1872 which is bailments of pledges and हम sections कवर करेंगे from 172 to 179. ये सारे sections मैं आपको explain करूँगी and I will be explaining you all these sections. First I will read the language of the Bear Act and then मैं आपको ये sections explain करूँगी बहुत simple language में and मैं बहुत easy examples भी दूंगी so that you can actually use ये वाले examples. आप actually इन examples को use कर सकते हो जब भी आप अपने exams के लिए answers लिखते हो. Basically आपके लिए ये explanations exam में and ये examples भी अपने exam में बहुत ज़्यादा काम आएंगे. So without any further ado, let's get started with the video. Started by understanding section 172 of the Indian Contract Act of 1872 जो basically define करता है the terms pledge, pawner and pawnee. So सबसे पहले मैं definitions पढ़ती हूँ from the Bear Act and then I will explain you simple terms में. So as per the Bear Act, the bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called a pledge. The bailer in this case is called the pawner. The bailee is called the pawnee. अब इसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि अगर आज आप कुछ सिक्योरिटी रखवाते हो दूसरे किसी इंसान के पास क्योंकि आपने उस इंसान से कुछ लोन लिया है या आपने उस इंसान को कुछ वादा किया है कि आप कुछ प्रॉमिस फुलफिल करोगे. सो अगेंस्ट दैट डेट मतलब आपने जो लोन लिया था अब वो बेसिकली आप पे कर्जा है जो आपको वापस करना है या फिर आपने कोई वादा किया था दूसरे इंसान को, तो जब तक आप वो डेट नहीं लौटाते हो, बेसिकली जब तक आप पे जो कर्जा है वो आप पूरा नहीं चुकाते हो, आप वो पैसे वापस नहीं करते हो उस इंसान को या फिर आप वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते हो जो आपने प्रॉमिस किया था, जब तक आप वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करते हो, वो परफॉर्मेंस पूरा नहीं कर देते हो, वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर देते हो परफॉर्म करके, तब तक आप कुछ सिक्योरिटी रखवाते हो दूसरे इंसान के पास. सो बेसिकली जब आप कुछ गुड्स दूसरे इंसान के पास रखवाते हो एज सिक्योरिटी एंड आप उस इंसान को कहते हो कि ये गुड्स आप अपने पास रखो एज सिक्योरिटी जब तक मैं ये डेट क्लियर नहीं करता या फिर जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा नहीं करता, जो मैंने आपको वादा किया है वो मैं निभाता नहीं हूँ, मैं पूरा नहीं करता, तब तक आप ये गुड्स अपने पास रखो. सो इन गुड्स को रखवाना किसी और के पास एज सिक्योरिटी फॉर अ डेट या फिर for performance of a promise is known as pledge. The next section is section 173 which talks about pawnee's right of retainer. अब इसका बहुत simple मतलब ये है, पहले Bear Act की language पढ़ते हैं. In the Bear Act it is mentioned that the pawnee may retain the goods pledged not only for the payment of the debt or the performance of the promise but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the goods pledged. इसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि जो पॉनी है मतलब जिस इंसान को आपने अपने गुड्स दिए हैं एज सिक्योरिटी, उस इंसान के पास पूरा अधिकार है कि वो आपके गुड्स अपने पास रिटेन कर सकता है, मतलब वो आपके गुड्स अपने पास ही रख सकता है. एंड वो कौन से केसेस में आपके गुड्स अपने पास रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है, बेसिकली आपको वापस नहीं देगा, अपने पास ही रख लेगा. वो कौन से ऐसे केसेस हैं? पहला केस है अगर आप पेमेंट नहीं करते हो ऑफ योर डेट, मतलब अगर आज आपने कुछ लोन लिया है, कुछ पैसे लिए हैं सामने वाले इंसान से एंड अगर आप वो रीपे नहीं करते हो, बेसिकली आप वापस नहीं करते हो वो पैसे टू द पॉनी, तब तक
पौनी के पास पूरा राइट है कि वो उन गुड्स को अपने पास रख सकता है। क्योंकि आपने अभी तक पैसे वापस नहीं करे हैं तो उसके पास अधिकार है कि जब तक आप पैसे वापस नहीं करते हो तब तक वो सिक्योरिटी, वो गुड्स अपने पास रख सकता है। सेकंड, वो तब अपने पास गुड्स रख सकता है जब आपने जो प्रॉमिस किया था, बेसिकली जो आपने वादा किया था कि आप ये गुड्स ले लो एंड उसके बदले में आपको ये वादा करता हूँ, वो वादा अभी तक आपने पूरा नहीं किया है। बेसिकली आपने वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया है। सो या तो आपने डेट क्लियर नहीं किया है या फिर आपने अभी तक वो प्रॉमिस जो आपने किया था उस सिक्योरिटी के बदले उसको पूरा नहीं किया है। आपने अभी तक अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करा है। एंड ये दो रीजंस तो है ही, लेकिन और कौन से केसेस है जिसमें पौनी आपके गुड्स रिटेन कर सकता है? एक और ऐसा केस है, वो ये है कि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं देते हो डेट का। सो ऑफ कोर्स जब भी आप कोई लोन लेते हो, जब भी आप पे कोई कर्जा होता है तो उस पर कोई इंटरेस्ट लगता है। जब तक आप विद दैट पर्टिकुलर पैसा जो आपने लिया है, जो आपने लोन लिया है, उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी वापस नहीं कर देते हो टू द पॉनी, तब तक वो आपके गुड्स को रिटेन कर सकता है। तब तक वो कह सकता है कि मैं आपको आपका सामान वापस नहीं करूँगा। एंड ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। बेसिकली एक हो गया कि आपको वापस करने हैं पैसे जो आपने उससे लिए थे, ओरिजिनल अमाउंट जो आपने ओरिजिनल लोन लिया था। सेकंड, आपको वापस करना है इंटरेस्ट जो उस लोन पे लगता है, वो अमाउंट अटैच करके आपको वापस करना है। एंड थर्डली, आपको वो एक्सपेंसेस, वो पैसे भी उसको देने पड़ेंगे, वो नेसेसरी एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे जो उसके खर्च हुए थे। वो उसके खर्च हो सकते हैं एक्सपेंसेस या तो आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करने में। बेसिकली आज जो आपने गुड्स उस इंसान को दिए थे एंड वो गुड्स को प्रिजर्व करने में अगर उस इंसान के कुछ भी पैसे लगे हैं, कुछ भी उसका एक्सपेंडिचर लगा है, कुछ भी एक्सपेंसेस लगे हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी जब तक आप उस इंसान को नहीं दे देते हो, पौनी को नहीं दे देते हो, तब तक वो आपके गुड्स रिटेन कर सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जस्ट ही इमेजिन करो कि ए ने बी को अपना डायमंड नेकलेस दिया एंड बी ने ए को उसके बदले दिए 5 लाख रुपए। सो नाउ इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ए जो है वो बी को दे रहा है डायमंड नेकलेस, बी ए को दे रहा है 5 लाख रुपए। सो डायमंड नेकलेस इज द सिक्योरिटी एंड दैट 5 लाख रुपीज है डेट। अब क्या होता है कि जब ए बी के पास एक दिन वापस जाके कहता है कि प्लीज़ मेरा डायमंड नेकलेस वापस कर दो, बी मना कर देता है। बी कहता है नहीं, मैं डायमंड नेकलेस वापस नहीं करूंगा, मेरा अधिकार है टू रिटेन दिस डायमंड नेकलेस। मतलब मेरे पास लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है एज पर सेक्शन 173 कि मैं ये डायमंड नेकलेस को अपने पास ही रखूंगा। अब बी कौन से केसेस में ये बात ए को बोल सकता है? पहली बात ये है कि ए ने 5 लाख रुपए नहीं दिए, तो स्ट्रेट अप बी ए को बोलेगा कि मेरे 5 लाख रुपए वापस करो एंड तभी मैं आपको आपका डायमंड नेकलेस दूंगा। प्लस 5 लाख के साथ जो उस 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगा है, जितने भी टाइम के लिए आपने वो लिया था, वो भी उसमें अटैच करो, मुझे वो भी वापस करो, तभी मैं आपको डायमंड नेकलेस दूंगा। एंड मैंने डायमंड नेकलेस को संभाल के रखने के लिए एक सेफ्टी लॉकर खरीदा था। उस लॉकर पे से मेरे आज 10,000 रुपये लग गए थे, तो उन 10,000 रुपये को भी ऐड करो एंड वो 10,000 रुपये भी मुझे वापस करो। जब आप ये सारे एक्सपेंसेस, मतलब 5 लाख रुपये प्लस जो इंटरेस्ट था प्लस वो 10,000 रुपीज़ जो मेरे मतलब बी के एक्स्ट्रा लग गए, जब तक आप मुझे वापस नहीं करते हो तब तक मैं डायमंड नेकलेस नहीं दूंगा। जब तक बी को अपने ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं तब तक बी ये डायमंड नेकलेस अपने पास ही रख सकता है। बी ये कह सकता है कि मैं डायमंड नेकलेस नहीं दूंगा जब तक आप अपना डेट क्लियर नहीं करते हो, जब तक आप उसका इंटरेस्ट मुझे नहीं देते हो एंड जब तक आप उस पर जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस थे वो मेरे फुलफिल नहीं करते हो। जब तक जितना भी मेरा पैसा खर्च हुआ आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके गुड्स की सुरक्षा करने के लिए, आपके सामान का ध्यान रखने के लिए, जब तक आप मुझे वो पैसे नहीं देते हो तब तक आपको आपका डायमंड नेकलेस नहीं मिलेगा। एंड ये पावर टू रिटेन जो है सेक्शन 173 देता है टू द पॉनी। So this is a very simple meaning of section 173 of the Indian Contract Act of 1872.
Now let's move on to section 174. So before I begin this section, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ that this section is a little confusing. So बहुत ध्यान से समझना, मैं एग्जाम्पल भी दूंगी बट फिर भी बहुत ध्यान से समझना बिकॉज दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट वेरियस सिचुएशंस. ठीक है, बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बात की गई है इसी एक सेक्शन में. सो सेक्शन 174 बेसिकली टॉक्स अबाउट पॉनी not to retain for debt or promise other than that for which goods pledged, presumption in case of subsequent advances. Little complicated but मैं easy language में समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा. पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं. बेयर एक्ट में लिखा है that the pawnee shall not in the absence of a contract to that effect retain the goods pledged for any debt or promise other than that the debt or promise for which they are pledged. But such contract in the absence of anything to the contrary shall be presumed in regard to subsequent advances made by the pawnee. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आई अंडरस्टैंड. पढ़ के कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल देती हूँ, सब कुछ समझ आ जाएगा. आप जस्ट ये इमेजिन करो कि ए जो है वो बी के पास जाता है और उसे कहता है ये मेरा फ़ोन अपने पास रख ले एंड उसके बदले मुझे तू 10,000 रुपये दे दे. सो नाउ सिंपल केस हुआ, सिंपल केस ऑफ प्लेज था कि ए ने बी को अपना फ़ोन दिया एंड उसके बदले उसने एक तरीके से उधार ले लिए 10,000 रुपये. अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद ए बी के पास फिर से गया और बी को बोला कि ये ले मेरा लैपटॉप और अब ना मुझे प्लीज़ 5,000 रुपये की ज़रूरत है तो मुझे 5,000 रुपये दे दे. बी ने वो लैपटॉप एज सिक्योरिटी रख लिया एंड उसके बदले लोन दे दिया ए को 5,000 रुपये का. अब फिर कुछ दिनों बाद ए को पैसों की ज़रूरत पड़ी. ए फिर बी के पास गया और उसने बोला कि ये ले मेरा आईपैड, ये तू रख और उसके बदले मुझे 3,000 रुपये दे दे. बी ने कहा ठीक है, मैं आईपैड एज सिक्योरिटी अपने पास रखता हूँ एंड उसके बदले ये ले 3,000 रुपये. सो नाउ क्या हुई ट्रांजैक्शंस? ए ने बी से मांगे 10,000 रुपये, उसके बदले अपना फ़ोन रखवा दिया. फिर कुछ दिन बाद ए ने बी से मांगे 5,000 रुपये, उसके बदले अपना लैपटॉप रखवा दिया बी के पास. एंड थर्ड ट्रांजैक्शन में ए ने बी को अपना आईपैड दिया और उसके बदले 3,000 रुपये मांग लिए. सो अब बेसिकली बी के पास ए की 3 चीज़ें हैं, फ़ोन है, लैपटॉप है और आईपैड है. एंड ए के पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया जो ए को चाहिए था. पहली बारी में 10,000 रुपये, दूसरी बारी में 5,000 रुपये और तीसरी बारी में 3,000 रुपये. अब एक दिन ए बी के पास जाता है और कहता है कि ये लो 10,000 रुपये एंड प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो. सो बेसिकली इस केस में जो बी है वो ए को ये नहीं कह सकता है कि क्योंकि अभी आपने 10,000 रुपये तो दे दिए लेकिन क्योंकि अभी तक आपने 3,000 रुपये और 5,000 रुपये क्लियर नहीं किए हैं तो मैं आपको आपका फ़ोन वापस नहीं करूँगा. सो बेसिकली सेक्शन 174 ये कहता है कि आज जिस डेट के लिए जो सिक्योरिटी रखी गई है अगर उसके अलावा कोई डेट है तो उस सिक्योरिटी को आप उन अदर डेट्स के लिए रिटेन नहीं कर सकते हो. क्योंकि अगर उस इंसान ने अपना वो डेट क्लियर कर दिया जिसके अगेंस्ट एक सिक्योरिटी थी तो आपको वो सिक्योरिटी वापस करनी ही पड़ेगी. अनलेस 174 ये भी प्रोवाइड करता है अनलेस इनिशियली पॉनर और पॉनी की ये बात हो गई थी कि आप मेरा फ़ोन भी रख लेना. सो अगर आज ए ने बी को इनिशियली ये बोल दिया था कि कोई बात नहीं, अगर मैं आपको जब तक सारे पैसे क्लियर नहीं करूँगा तब तक आप मेरा फ़ोन भी रख लेना, मतलब अगर मैं आपको सब्सिक्वेंट डेट्स 3,000 रुपये 5,000 रुपये भी नहीं जब तक लौटाऊंगा तब तक आप मेरा फ़ोन भी रिटेन कर सकते हो, तो उस केस में तो बी फ़ोन रख सकता है. लेकिन जनरल केसेस में बी के पास राइट नहीं है कि वो उस डेट के लिए जो अभी तक पे नहीं हुए हैं उनके लिए वो फ़ोन रख ले, क्योंकि फ़ोन अगेंस्ट दोज डेट्स दिया ही नहीं गया था. अगेंस्ट 5,000 रुपीज़ एंड 3,000 रुपीज़ वो फ़ोन नहीं दिया गया था. वो फ़ोन एज सिक्योरिटी रखवाया गया था अगेंस्ट द डेट ऑफ 10,000 रुपीज़, अगेंस्ट द लोन ऑफ 10,000 रुपीज़ बेसिकली. सो अब वो जो 10,000 का लोन क्लियर हो गया, ए ने बी को दे दिया, तो बी को फ़ोन लौटाना ही पड़ेगा. ये मतलब है सेक्शन 174 का. इस एग्जाम्पल से अगर आप इस सेक्शन को समझोगे तो आपको ये सेक्शन हमेशा के लिए याद रहेगा. आप सिर्फ ये बात याद रखो कि जब आज दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं एंड अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा होता है कि इंसान ने पैसे लिए, सपोज ए ने बी से पैसे लिए जिसके बदले
बी को कुछ सिक्योरिटी मिली, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल आज फ़ोन मिला, सो इन जनरल केसेस बी फ़ोन तब तक ही रिटेन कर सकता है जब तक उसको 10,000 रुपये नहीं मिलते हैं। जैसे ही उसको 10,000 रुपये मिलते हैं ही लूजेस द राइट टू रिटेन दैट फ़ोन। अब उसको फ़ोन लौटाना ही पड़ेगा अनलेस कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हो ए और बी में कि जब तक मैं बाकी सारे सब्सिक्वेंट डेट्स, मतलब अगर आज ए ने उसके बाद 5,000 रुपये लिए, फिर 3,000 रुपये लिए, फिर 2,000 रुपये लिए, 1,000 रुपये लिए, कभी 500 रुपये लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर ए बी को स्टार्टिंग में कह देता है कि जब तक सारे डेट्स क्लियर नहीं होंगे, सारे सब्सिक्वेंट डेट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप फ़ोन अपने पास ही रखना। अगर ये स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो बी फ़ोन रिटेन नहीं कर सकता है। हाउएवर अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन जाता है जिसमें ये मेंशन्ड है, जिसमें ए बी को कह देता है कि जब तक सारे डेट्स मैं अपने क्लियर नहीं करूँगा, सारे पैसे मैं आपको नहीं दे दूँगा, तब तक आप फ़ोन रख सकते हो, तब बी के पास डेफिनेटली राइट है वो फ़ोन रखने का। सो नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 175 विच टॉक्स अबाउट पॉनीज राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब इससे पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं, देन मैं आपको मतलब समझाती हूँ। द पॉनी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर extraordinary expenses incurred by him for the preservation of goods pledged। अब इसका क्या सिंपल मतलब है कि आज जितने भी सामान दिया गया है, जितने भी गुड्स प्लेज किए गए हैं, जो एज सिक्योरिटी रखे गए हैं, उनको अगर प्रिजर्व करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए अगर पॉनी के कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैसे की जो भरपाई है, बेसिकली वो एक्स्ट्रा पैसे की भरपाई जो है वो पॉनर को करनी पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है पॉनी का, वो पॉनर को ही रीपे करना होगा टू द पॉनी। सो आप ये सिर्फ इमेजिन करो कि आज दो पार्टीज हैं, ए एंड बी। ए अपना डॉग बी को प्लेज करता है एंड उसके बदले लेता है 10,000 रुपये। सो बेसिकली ए पॉनर है, बी पॉनी है। ए ने बी को अपना डॉग दिया, बी ने उसके बदले 10,000 रुपये ए को दे दिए। सो नाउ ये एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बन गया जहाँ पे ए पॉनर है, बी पॉनी है। अब क्या होता है कि जब बी वो डॉग अपने पास रख लेता है, बेसिकली डॉग सिक्योरिटी है इस केस में, एंड 10,000 रुपये लोन है। अब क्या होता है कि बी ने डॉग अपने पास रख लिया, डॉग की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है। अब डॉग का ऑब्वियसली इलाज करवाना पड़ेगा। अब बिकॉज एट द मोमेंट वो डॉग बी के पास है, तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस डॉग का इलाज करवाए। अब जब उस डॉग का इलाज करवाएगा तो ऑफकोर्स खर्चा होगा। डॉग का इलाज करवाने में, उसको वेट के पास लेके जाने में, उसकी मेडिसिन के लिए, उसकी इंजेक्शंस के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, डॉग फूड के लिए, और भी कई चीज़ों के लिए ऑफकोर्स पैसे लगेंगे, खर्चा होगा। अब इस केस में बी के 5,000 रुपये लग जाते हैं। बी को ये सारी चीज़ों के लिए 5,000 रुपये का खर्चा हो जाता है। अब जब ए बी को 10,000 रुपये देता है, मतलब अब एक टाइम आता है कि जब ए बी को 10,000 रुपये देता है एंड कहता है मेरा डॉग वापस दे दो, क्योंकि अब मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, जो मैंने आपसे पैसे लिए थे वो मैं आपको वापस दे रहा हूँ। इस केस में बी के पास पूरा अधिकार है कि वो ए को बोले कि 10,000 रुपये तो ऑफकोर्स आप मुझे वापस करोगे, क्योंकि वो तो आपने मुझसे लोन लिया था, वो तो आपने मुझसे उधार लिए थे, लेकिन उसके अलावा 10,000 देने हैं, लेकिन प्लस 5,000 भी आपको मुझे देने हैं, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस थे, वो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जो नॉर्मल एक्सपेंसेस से ज़्यादा थे, वो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जो अनएक्सपेक्टेड थे, जो मेरे अनएक्सपेक्टेडली खर्च हो गए। आज मेरे 5,000 रुपये खर्च हो गए आपका डॉग का ध्यान रखने के लिए, आपके गुड्स का जो आपने प्लेज करे थे, विच इन दिस केस इज द डॉग, ध्यान रखने में मेरे 5,000 रुपये खर्च हो गए, तो अब आप मुझे 10,000 दो प्लस 5,000 दो, मतलब अब आप मुझे टोटल 15,000 वापस करो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस विच इज़ 5,000 रुपीज़ मांगने का अधिकार पूरा है बी के पास। 10,000 तो उसको मिलेंगे ही, 10,000 में से 5,000 की बात नहीं हो रही है, 5,000 एक्स्ट्रा, उन 10,000 में 5,000 और ऐड करके, मतलब 15,000 अब ए को बी को देने पड़ेंगे। सो नाउ लेट्स अगेन रीड द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट एंड आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सेक्शन। पॉनी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर extraordinary expenses incurred by him, मतलब पॉनी इन दिस केस इज बी,
इज इंटाइटल्ड टू रिसीव, मतलब उसके पास अधिकार है, ही हैज़ द लीगल राइट, उसके पास कानूनी अधिकार है कि वो पॉनर से, विच इन दिस केस इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, इस केस में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस वो 5,000 रुपये हैं, दोज 5,000 रुपीज़ इनकर्ड बाय हिम, जो उसके खर्च हुए, जिसका खर्चा उसको उठाना पड़ा, फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड, प्रेजर्वेशन मतलब ध्यान रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए, ऑफ द गुड्स प्लेज्ड, इस केस में वो गुड्स प्लेज्ड है वो डॉग। सो बेसिकली डॉग का ध्यान रखने के लिए जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस आज पॉनी को, विच इन दिस केस इज बी को उठाने पड़े, वो ए से मांगने कि अब मेरे 5,000 रुपये खर्च हो गए, अब मुझे वो 5,000 रुपये भी आप दो, 10,000 तो देने ही हैं, उसके अलावा 5,000 रुपये भी और दो, वो 5,000 रुपये मांगना पॉनी का, मतलब बी का लीगल राइट है। एंड दिस इज द वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ सेक्शन 175 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. So the next section that we are going to talk about today is section 176. पहले मैं आपको इस सेक्शन का मतलब समझाती हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में, फिर एग्जाम्पल दूंगी एंड फिर एक बारी बेराक की लैंग्वेज पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस सेक्शन का बहुत सिंपल टर्म्स में सिर्फ ये मतलब होता है कि अगर आज पॉनर एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में जो उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है, पैसे लौटाता नहीं है पॉनी को, मतलब आज पॉनर ने ऑफ कोर्स कुछ पैसे लिए थे जिसके बदले उसने आज कोई सिक्योरिटी रखवाई थी पॉनी को, अगर पॉनर जो है वो पॉनी को पैसे नहीं लौटाता है विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो मेंशन था, उस केस में जो पॉनी है उसके पास अधिकार होता है कि वो पॉनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो पॉनी को क्योंकि अपने पैसे नहीं मिले, क्योंकि उसको पैसे वापस मिले ही नहीं, सो पॉनी के पास ये अधिकार है कि वो आज कोर्ट में जाए और कोर्ट में केस दर्ज करवाए। दूसरा अधिकार ये है पॉनी के पास कि वो जो गुड्स हैं जो आज सिक्योरिटी रखे गए थे, उन गुड्स को वो बेच दे एंड अपने जो पैसे हैं वो वसूल कर ले। बेसिकली आज उसको ऑफ कोर्स पॉनर ने तो पैसे दिए नहीं, तो अब उसको पैसे तो चाहिए अपने जो उसके थे, मतलब उसका जिस पैसों पे राइट था। अब पॉनी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो उन गुड्स को बेच दे, लेकिन वो उन गुड्स को तभी बेच सकता है एंड उन गुड्स से पैसे कमा सकता है जब वो इन्फॉर्म कर दे, मतलब उसको एक वो नोटिस पीरियड दे दे। वो ये कह सकता है कि आज 30 दिन है, 30 दिन में मेरे पैसे लौटा दे, वरना मैं तेरा सामान बेचूंगा एंड पैसे कमा लूंगा। ये नोटिस पीरियड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉनी नहीं कर सकता कि एक दिन वो उठे एंड वो सिक्योरिटी वाला जो सामान था, वो जो सिक्योरिटी गुड्स थे जो बेसिकली प्लेज करे गए गुड्स थे, उनको बेचे और पैसे ले ले एंड पॉनर को इसके बारे में पता ही ना हो। नहीं, पॉनी का ये एक ड्यूटी है कि वो पॉनर को इसके बारे में प्री इन्फॉर्म करे, उसको एक नोटिस पीरियड प्रोवाइड करे एंड वो बोले कि इतने टाइम में पैसे नहीं दिए तो बेच दूंगा। अब आप ये मानो कि पॉनर ने पैसे नहीं दिए, पॉनी ने गुड्स सेल कर दिए। अब पॉनी ने जब गुड्स सेल किए तो जो उसको पैसा मिला उन गुड्स का, वो ओरिजिनल प्राइस ऑफ जो लोन था, जितने पैसे दिए गए थे टू द पॉनर, उससे कम था। मतलब पॉनी को उतने पैसे मिले ही नहीं जितने उसने पॉनर को दिए थे गुड्स बेचकर। ठीक है, अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो पॉनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पॉनी को देगा। एक सेकंड सिनेरियो में ये भी कहा गया है कि अगर वो गुड्स जब बेचे गए और उसका इतना पैसा मिल गया जो उस अमाउंट से ज़्यादा था जिसका लोन दिया गया था, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो मिल गया उन गुड्स को बेच के, वो पॉनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पॉनर को लौटा दे ड्यूटीफुली। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई नो इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बहुत सारे मतलब प्रोविजंस हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे केस सिनेरियोज, बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में बात करता है ये सेक्शन। तो आप जस्ट ये एग्जांपल लो कि आज ए ने बी को अपना फ़ोन दिया। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ जिससे ये सेक्शन ऑलरेडी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तो आपके लिए और कन्फ्यूजिंग ना बने। सो आप जस्ट इमेजिन करो, ए ने बी को अपना फ़ोन दिया एंड बी ने उसके बदले ए को 10,000 रुपये दिए। सो इस केस में ए पॉनर है, बी पॉनी है। ए ने जो बी को फ़ोन दिया वो है सिक्योरिटी एंड बी ने जो ए को 10,000 रुपये दिए वो है लोन। ठीक है, ये सिंपल केस है, सिंपल एक प्लेज हुआ फ़ोन का एंड उसके बदले लोन मिल गया 10,000 रुपये का। बहुत सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, नथिंग इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, राइट। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन मेंशन था विच वॉज कि ए बी को 10,000 रुपये लौटा देगा 3 महीने में एंड जैसे ही वो 10,000 रुपये लौटाएगा बी ए को फ़ोन वापस कर देगा।
सो बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी मेंशन था उस कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें ए की ये एक ड्यूटी थी कि वो 10,000 रुपये लौटा दे बी को, एंड बी जो सिक्योरिटी में फ़ोन था वो दे देगा ए को। अब कुछ ऐसा होता है कि ए बी को देता ही नहीं है वो 10,000 रुपये। अब एज पर सेक्शन 176 जो है, बी के पास अधिकार है कि वो कोर्ट जाए और केस फाइल करे ए के अगेंस्ट कि वो मुझे मेरे 10,000 रुपये लौटा नहीं रहा है, एंड बी के पास ये भी अधिकार है कि वो उन गुड्स को अपने पास रख ले, मतलब वो उस फ़ोन को अपने पास रिटेन कर सकता है। अब क्या होता है कि बी को लगता है कि ए तो पैसे दे ही नहीं रहा है, तो बी ए को एज पर सेक्शन 176 एक नोटिस देता है कि 30 दिन में और दे रहा हूँ, 30 दिन में 10,000 रुपये दे दे वरना मैं फ़ोन बेच दूंगा। वो 30 दिन का नोटिस पीरियड भी बी ने दे दिया, ड्यूटीफुली बी ने अपनी ड्यूटी निभाई एंड नोटिस पीरियड भी दिया। अब 30 दिन भी निकल गए, फिर भी ए 10,000 रुपये नहीं दे रहा है। अब नोटिस पीरियड भी दे दिया, सब कुछ कर लिया, बी को अपने पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। बी क्या करता है, वो कहता है कि मेरे पास एज पर सेक्शन 176 ये राइट है कि मैं इन गुड्स को बेच सकता हूँ, मतलब मैं ये फ़ोन बेच सकता हूँ और अपने पैसे निकलवा सकता हूँ। अब बी क्या करता है, इस फ़ोन को बेच देता है। बी कहता है कि नोटिस पीरियड दिया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको बोला, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, स्टिपुलेटेड पीरियड में उसने मुझे मेरे पैसे भी वापस नहीं किए, हर तरीके से बोल भी दिया, ए पैसे ही नहीं दे रहा है, तो बी कहता है मैं फ़ोन बेच रहा हूँ। अब 2 सिनेरियोस की बात करता है सेक्शन 176। पहले सिनेरियो में जब बी ने फ़ोन बेचा तो उसको उस फ़ोन के मिलते हैं 8,000 रुपये, तो लोन का प्राइस याद रखना 10,000 रुपये था, ठीक है। इस बात को अपने माइंड में सबसे ऊपर रखना कि बी ने 10,000 रुपये दिए थे ए को, इस बात को याद रखना, ठीक है, तभी आप ये दोनों सिचुएशन समझ पाओगे। सो 10,000 रुपये का अमाउंट आज बी ने ए को दिया था। अब क्या होता है, पहले सिनेरियो की बात मैं कर रही हूँ, बी ने फ़ोन बेचा एंड उस फ़ोन के उसको सिर्फ 8,000 रुपये ही मिले, 10,000 नहीं मिले, सिर्फ 8,000 मिले। अब 2,000 उसको अभी भी नहीं मिल पाए, अभी भी उसको 10,000 तो नहीं मिले। अब सेक्शन 176 ये कहता है कि जो 2,000 हैं वो ए बी को देगा, एंड बी का ये राइट है कि वो ए को बोले कि मैंने तेरा फ़ोन बेच के 8,000 तो ले लिए, 8,000 तो मैंने अपने वापस कमा लिए, अब 2,000 रुपये भी तू मुझे दे, 8,000 तो मैंने निकलवा लिए, ठीक है, अब तो मुझे 10,000 मत दे क्योंकि 10 में से 8 तो मैंने वो फ़ोन तेरा बेच के ले लिए, 2,000 बचते हैं वो मुझे दे दे। ये पहला सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो में क्या होता है कि बी वो फ़ोन बेचता है एंड उस फ़ोन के बी को मिलते हैं 12,000 रुपये। अब इस केस में जो लोन का अमाउंट था वो था 10,000 रुपीज़, बी को वो फ़ोन बेच के मिले 12,000 रुपये, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा ही मिल गए, जितने उसने ए को दिए थे उससे 2,000 एक्स्ट्रा ही पैसे मिल गए। इस केस में जो वो एक्स्ट्रा पैसे हैं, मतलब वो जो 2,000 एक्स्ट्रा रुपए हैं, वो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर सेक्शन 176, बी की ड्यूटी है एज पर सेक्शन 176 कि वो ए को वापस कर दे, क्योंकि बी का सिर्फ 10,000 रुपये पे ही राइट है, उससे एक पैसा, उससे 1 रुपये ज़्यादा भी वो अपने पास नहीं रख सकता है। तो 10,000 रुपये उसने अपने पास रख लिए उन 12,000 रुपये में से, एंड 2,000 एक्स्ट्रा रुपये थे, तो वो 2,000 रुपये अब बी को ए को लौटाने ही पड़ेंगे। ये मतलब है सेक्शन 176 का। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं, एंड प्लीज़ ट्राई टू रिलेट दिस एग्जाम्पल विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट, एंड आपको ये सेक्शन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सो सेक्शन 176 ये कहता है दैट इफ द पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द डेट at the stipulated time of the promise in respect of which the goods were pledged. So इसका बहुत सिंपल मतलब है कि अगर पॉनर, इस केस में ए, वो अपनी पेमेंट में कुछ डिफ़ॉल्ट करता है, मतलब वो पैसे नहीं लौटाता, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये ए नहीं दे रहा है, इस केस में स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं दे रहा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है दैट वो अपना डेट क्लियर आउट नहीं करता है एट अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम इस केस में था 3 महीने, 3 महीने में उसने 10,000 रुपये वापस नहीं किए इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स विच वर प्लेज्ड। तो बेसिकली फ़ोन के बदले वो 10,000 रुपये लिए गए थे एंड वो 10,000 रुपये नहीं लौटाए गए वो 3 महीने के पीरियड के अंदर। द पॉनी मे ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पॉनर अपॉन द डेट और प्रॉमिस। अब बी के पास, मतलब पॉनी के पास, ये पूरा अधिकार है कि वो आज पॉनर के ऊपर, मतलब ए के ऊपर एक केस फाइल कर सकता है एंड रिटेन द गुड्स
pledged as a collateral security. वो ये भी कर सकता है कि वो जो गुड्स थे, इन दिस केस द फोन, उसको अपने पास रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. और he may sell the thing pledged, वो फोन को बेच भी सकता है on giving the pawners reasonable notice of the sale. मतलब आज जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया, पॉनी विच इज़ बी, ए को विच इज़ द पॉनर, ये बोल सकता है कि मैं 30 दिन और दे रहा हूँ, नोटिस पीरियड है 30 दिन, 30 दिन में पैसे लौटा दो वरना मैं फ़ोन बेच दूंगा. सो बेसिकली आज पॉनी की ड्यूटी है कि वो नोटिस पीरियड दे पॉनर को एज पर सेक्शन 176. अब फर्दर सेक्शन 176 क्या कहता है दैट इफ द प्रोसीड्स ऑफ सच सेल, मतलब अब सपोज आप मान लो ये फ़ोन बेच दिया गया, एंड इफ द प्रोसीड्स ऑफ सच सेल are less than the amount due in respect of the debt or promise, the pawner is still liable to the balance. जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि 8,000 ही मिलते हैं फ़ोन बेचने के बाद भी, अब 2,000 तो रह गए, अब कुछ पैसा तो फिर भी बाकी रह गया गुड सेल करने के बाद भी, तो वो जो बच्चा पैसा है वो 2,000 रुपये हैं, क्योंकि टोटल तो 10,000 मिलने चाहिए थे ना पॉनी को, उसने तो अपने 10,000 रुपये दिए थे, 10,000 रुपये लोन आउट किए थे. अब पॉनी के पास ये राइट है कि वो पॉनर को बोले कि मेरे 2,000 रुपये लौटाओ, क्योंकि आपका सामान बेचने के बाद भी मैं 10,000 रुपये नहीं कमा पाया, मैं सिर्फ 8,000 रुपये ही कमा पाया हूँ. ये थी पहली सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन है इफ़ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल आर ग्रेटर दैन द अमाउंट सो ड्यू, द पॉनी शैल पे ओवर द सरप्लस टू द पॉनर. तो अगर आज बेचने के बाद फ़ोन जो पैसा मिला वो ज़्यादा था लोन अमाउंट से, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो 12,000 था, वो 10,000 से ज़्यादा था, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो 10,000 रुपये के ऊपर 2,000 का जो अमाउंट है, वो 2,000 लौटाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर सेक्शन 176? पॉनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो सरप्लस अमाउंट है, वो पॉनी पे करेगा टू द पॉनर. तो बेसिकली बी ए को जो एक्स्ट्रा 2,000 रुपये हैं वो लौटाएगा. ये सिंपल मतलब है सेक्शन 176 का. बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लंबा सेक्शन है, बहुत सारे सिनेरियोज़ के बारे में बात करता है, बट सिर्फ इस एग्जाम्पल को अगर आप याद रखोगे तो आपको ये सेक्शन हमेशा याद रहेगा. एंड इसके साथ हम मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ सेक्शन 177 विच टॉक्स अबाउट डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम. पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं. सो बेयर एक्ट में लिखा है दैट इफ अ टाइम इज स्टिपुलेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फॉर विच द प्लेज इज मेड एंड द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them. But he must in that case pay in addition any expenses which have risen from his default. इस सेक्शन का बहुत सिंपल मतलब है, मैं आपको सिर्फ बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा. पॉनर के पास एज पर सेक्शन 177 ये अधिकार है कि वो आज पॉनी से अपने गुड्स मांग सकता है वापस. अगर आज पॉनर अपने पैसे नहीं लौटाता, मतलब आज डेट क्लियर नहीं करता अपना, या उसने जो प्रॉमिस किया था उसको परफॉर्म नहीं करता है, फिर भी पॉनर के पास ये अधिकार है कि वो पॉनी को बोले मेरे गुड्स वापस करो. अब ये वो कब बोल सकता है पॉनी को? जब अभी पॉनी ने वो गुड्स को बेचा नहीं है. सो बेसिकली अभी पॉनी ने उन गुड्स को बेचा नहीं है, एंड उनको बेचने से पहले जो टाइम है उसमें पॉनर पॉनी को कह सकता है कि अभी तक आपने गुड्स बेचे नहीं है, मुझे मेरे गुड्स वापस करो. ये अधिकार है पॉनर का. लेकिन सेक्शन 177 फर्दर ये भी कहता है कि ये पॉनर कर सकता है कि वो पॉनी को कहता है अभी तक आपने मेरे गुड्स बेचे नहीं है ना, प्लीज़ मुझे लौटा दो. लेकिन पॉनर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उसने अमाउंट लिया था, जो डेट था, उसको क्लियर करे, प्लस अगर कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, कुछ भी एडिशनल एक्सपेंसेस है, कुछ भी एडिशनल पैसा है, वो भी वो पॉनी को दे. तो आज पॉनर पॉनी को कहेगा कि अभी तक आपने गुड्स बेचे नहीं हैं तो प्लीज़ उनको मत बेचो एंड मुझे वापस कर दो. एंड पॉनर की फिर ये ड्यूटी है कि वो लोन का अमाउंट, बेसिकली जो डेट था, उसको क्लियर ऑफ करे, मतलब वो पैसे वापस करे पॉनी को, एंड जो एडिशनल पैसे हैं, जो कुछ एडिशनल चार्जेस हैं, वो भी लौटाए टू द पॉनी. ये सिंपल मतलब है सेक्शन 177 का. एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ जब मैं आपको ये सेक्शन समझा रही हूँ.
सो आप जस्ट ये इमेजिन करो कि आज ए ने बी को अपना नेकलेस दिया एंड बोला कि मुझे प्लीज़ आप उसके बदले 50,000 रुपये दे दो। बी ने बोला ठीक है ले लो 50,000 रुपीज़ मैं आपको देता हूँ। अब इन दिस केस ए पॉनर है, बी पॉनी है। जो सिक्योरिटी में गुड्स रखे गए, जो गुड्स प्लेज करे गए वो नेकलेस है, एंड जो लोन दिया वो है 50,000 रुपये। ये एक क्लियर सिचुएशन है, ये एक क्लियर एग्जाम्पल है आपके सामने। अब क्या होता है कि ए जो है वो पैसे लौटा नहीं रहा है, लेकिन अभी तक बी ने उस नेकलेस को बेचा नहीं है। सो सेक्शन 177 ये कहता है कि ए बी के पास जा सकता है, कह सकता है कि प्लीज़ मेरा नेकलेस लौटा दो, लेकिन एट द सेम टाइम ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ भी नुकसान हुआ है या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो पॉनी को पे करेगा, मतलब वो बी को पे करेगा। इन दिस केस वो 50,000 रुपये, अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट है वो भी, एंड अगर कुछ नुकसान हुआ है बी को ड्यू टू दैट वो भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ए को। सो 177 सेक्शन बहुत सिंपली ये कहता है कि आज ए बी को डेफिनेटली ये कह सकता है कि प्लीज़ अभी तक आपने नेकलेस नहीं बेचा है तो मुझे मेरा नेकलेस लौटा दो। लेकिन सेक्शन 177 ये भी कहता है कि गुड्स आप वापस मांग तो सकते हो, लेकिन जो आपका लोन का अमाउंट था, बेसिकली जो डेट था जो आपको क्लियर करना था वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरेस्ट है, अगर कोई लॉस हुआ है ड्यू टू योर नॉन पेमेंट, अभी तक आपने टाइम पे वापस पैसे नहीं लौटाए, उसकी वजह से अगर कुछ नुकसान हो जाता है बी को, तो वो भी उस नुकसान का हर्जाना खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। वो आपकी ड्यूटी है, वो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मतलब है सेक्शन 177 का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच टॉक्स अबाउट प्लेज बाय मर्कल्टाइन एजेंट। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज से समझते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल मैनर, एंड देन आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑल्सो। सो बेयर एक्ट में लिखा है दैट वेयर अ मर्कल्टाइन एजेंट विद द कंसेंट ऑफ द ओनर in possession of goods or the document of title to goods, any pledge made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid if he were expressly authorized by the owner of goods to make the same, provided that, मतलब एक condition भी है, provided that the pawnee acts in good faith and has not at the time of the pledge notice that the pawner has not authority to pledge। इसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि अगर आज एक मर्कल्टाइन एजेंट अगर एक गुड्स की पोजेशन ले लेता है विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, मतलब आज सपोज आप मान लो कि किसी के पास कुछ गुड्स थे, वो उन गुड्स का ओनर था, वो उन गुड्स का मालिक था, एंड वो किसी मर्कल्टाइन एजेंट को उन गुड्स का पोजेशन दे देता है विद फुल कंसेंट, फ्री कंसेंट, कुछ भी फोर्स नहीं है, कुछ भी फ्रॉड नहीं है। अगर वो अपना प्रॉपर कंसेंट के साथ ये गुड्स का पोजेशन मर्कल्टाइन एजेंट को दे देता है एंड मर्कल्टाइन एजेंट इन गुड्स को प्लेज कर देता है। सो बेसिकली यहाँ पे पोजेशन दे दिया गया है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया गया, एंड मर्कल्टाइन एजेंट ने क्या किया, इन गुड्स को फर्दर प्लेज कर दिया टू सम अदर पार्टी। अब ये जो प्लेज किया गया, ये अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस किया गया है, मतलब मर्कल्टाइन एजेंट का ये काम है, वो डे टू डे लाइफ में अपना काम ऐसा करता है कि उसने ड्यूरिंग अपने वही काम उन गुड्स को प्लेज करा, मतलब डे टू डे लाइफ में जो वो काम करता है ड्यूरिंग दैट कोर्स ओनली, उसने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करा, जो उसका रोजमर्रा की जिंदगी का काम था उसी के ड्यूरिंग उसने इन गुड्स को प्लेज कर दिया टू सम अदर पर्सन। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, मतलब ये जो प्लेज किया गया है, दिस विल बी एज वैलिड एज अगर एक्चुअली ओनर ने परमिशन दी होती टू द मर्कल्टाइन एजेंट टू प्लेज। सो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट को हम उतना ही वैलिड मानेंगे जैसे अगर ओनर ने ही मर्कल्टाइन एजेंट को कहा होता कि प्लीज़ आप इन गुड्स को प्लेज कर दो। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस ओनर ने सिर्फ परमिशन दी थी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स कि अब आप ये गुड्स अपने पास रख सकते हो। ओनर ने डायरेक्टली तो ये नहीं कहा था कि आप इन गुड्स को प्लेज भी कर सकते हो, लेकिन अगर क्योंकि अब ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मर्कल्टाइन एजेंट ने इन गुड्स को प्लेज कर भी दिया, तो सेक्शन 178 ये कहता है कि उसको उतनी ही वैलिडिटी मिलेगी, वो उतना ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड माना जाता जब ओनर ने ही मर्कल्टाइन एजेंट को कहा होता टू प्लेज।
सो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, डोंट गेट कन्फ्यूज बिकॉज ये थोड़ा सा स्लाइटली कन्फ्यूजिंग है, बट आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. बट उससे पहले हम एक जो कंडीशन दी है वो भी समझ लेते हैं, देन आई विल गिव यू द एग्जाम्पल. लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड तभी माना जाएगा जब एट द टाइम ऑफ द प्लेज जो पौनी है, मतलब जिसके पास सिक्योरिटी रखवाई जा रही है, उसको आइडिया नहीं था कि मर्केंटाइल एजेंट के पास डायरेक्ट राइट टू प्लेज नहीं है. वो गुड फेथ में अपना काम कर रहा था. पॉनी वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ एंड ही हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि राइट टू प्लेज है ही नहीं आज मर्केंटाइल एजेंट के पास. So now let me give you a very simple example of this section and इस example से आपको ये section definitely बहुत clearly समझ आ जाएगा. So just imagine कि एक दिन A B को who is a mercantile agent, so basically A जो है वो owner है and B है mercantile agent. So A B को 100 bags of rice देता है and वो कहता है कि आप इसको sell कर दो and give me the money, जो भी बनती है. अब बी मर्केंटाइल एजेंट है एंड वो ये काम करता है, मतलब उसका ये काम है कि वो लोगों के गुड्स को सेल करता है एंड उससे वो पैसे कमाता है एंड वो पैसे वो जो मेन ओनर है उनको देता है अपना कुछ कमीशन रख के. तो वो उसका एक डे टू डे लाइफ का काम ही है. अब बी जो है वो मर्केंटाइल एजेंट है, उसके पास पोजेशन आ जाती है ऑफ दोज 100 बैग्स ऑफ राइस. अब एक दिन बी को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बी सी के पास जाके कहता है कि ये आप 100 बैग्स ऑफ राइस अभी रख लो एंड मुझे उसके बदले प्लीज़ 10,000 रुपये दे दो क्योंकि मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है. अब सी कहता है कि मैं 10,000 रुपये तो दे दूंगा लेकिन सिक्योरिटी. बी कहता है मैं कह तो रहा हूँ कि आप ये 100 बैग्स ऑफ राइस रख लो. सी कहता है चलो ठीक है मैं ये 100 बैग्स ऑफ राइस एज सिक्योरिटी रख लेता हूँ एंड ये लो आपके 10,000 रुपये. नाउ इन दिस केस ए जो है वो ओनर है, बी जो है वो है मर्केंटाइल एजेंट एंड सी इज द पर्सन जिसको वो गुड्स प्लेज करे गए. अब सेक्शन 178 ये कहता है कि जब गुड्स प्लेज करे जा रहे थे तो उस टाइम पे अगर सी को ये बात नहीं पता थी कि बी डज नॉट हैव अ राइट टू प्लेज बिकॉज ए ने बी को सिर्फ ये कहा था कि ये 100 बैग्स ऑफ राइस रखो एंड आप इनको बेचो, मैं आपको राइट टू प्लेज तो दे ही नहीं रहा हूँ डायरेक्टली. लेकिन क्योंकि बी को पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो उसने सी को प्लेज कर दी ये 100 बैग्स ऑफ राइस. अब सी ने गुड फेथ में क्योंकि एक्ट करा एंड उसको नहीं पता था कि बी के पास राइट टू प्लेज नहीं है, बी जो पॉनर है उसके पास राइट टू प्लेज नहीं है. सो इस केस में क्योंकि पॉनी ने गुड फेथ में एक्ट करा, सी ने गुड फेथ में एक्ट करा, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. मतलब जो आज प्लेज किया गया है 100 बैग्स ऑफ राइस वो एक वैलिड प्लेज है. नाउ लेट्स रीड द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट एंड देन आप इस एग्जाम्पल को लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट से रिलेट करो एंड देन आपको ये सेक्शन बेटर समझ आएगा. सेक्शन 178 ये कहता है दैट वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट विच इन दिस केस इज बी with the consent of the owner which in this case is A in possession of goods. Possession of goods इस केस में है वो 100 bags of rice or the document of title to goods. Any pledge made by him, जो अब B ने C को वो 100 bags of rice दिए, बेसिकली B ने pledge करे वो 100 bags of rice for 10,000 rupees when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent. मर्केंटाइल एजेंट का ये काम था, ये गुड्स लेता था जैसे मैंने बताया एंड लोगों के गुड्स बेचता था एंड उससे कुछ कमीशन कमाता था एंड बाकी पैसा वो दे देता था लोगों को. तो वो ऑर्डिनरी अपने बिजनेस में ही उसने ये प्लेज वाला भी एक्ट कर दिया. सो ऑर्डिनरी बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने ये काम करा. शैल बी एज वैलिड एज इफ he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same. So इस कॉन्ट्रैक्ट को जो प्लेज करा गया, बी ने सी को प्लेज करा, उसको उतना ही वैलिड माना जाएगा अगर आज ए बी को कहता कि प्लीज़ मेरे 100 बैग्स ऑफ राइस को प्लेज कर दो, वो सेम ही माना जाएगा. द वैलिडिटी विल बी द सेम प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन ये है दैट द पॉनी एक्ट्स इन गुड फेथ. मतलब सी गुड फेथ में इनोसेंटली एक्ट कर रहा है and has not at the time of the pledge noticed that the pawner has not authority to pledge. So basically पौनी को नहीं पता है कि पॉनर के पास राइट टू प्लेज है ही नहीं. C is the पौनी, B is the पॉनर and A is the owner. And as long as C को at the time of the pledge ये लगता है कि हाँ B के पास राइट था टू प्लेज, उसने मुझे प्लेज कर दिया एंड मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिए. So in this case the contract is valid, the pledge is valid and C has a good title
ओवर दोज गुड्स। एंड ये बहुत सिंपल मतलब है सेक्शन 178 का ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। प्लीज ट्राई टू रिलेट दिस एग्जाम्पल विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट, क्योंकि अगर आप सिर्फ लैंग्वेज पढ़ोगे बेयर एक्ट की तो ये सेक्शन समझ नहीं आएगा। अगर आप इस एग्जाम्पल को फिट करोगे इन द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट देन ये सेक्शन आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 178A, which talks about pledge by person in possession under voidable contract. So पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। बेयर एक्ट में ये मेंशन्ड है that when the pawnter has obtained possession of the goods pledged by him under a contract voidable under section 19 or 19A, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge, the pawnee acquires a good title to the goods, provided he acts in good faith and without notice of the pawner's defect of title. सो ये सेक्शन समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सेक्शन 19 एंड 19A क्या बात करता है। सो बेसिकली सेक्शन 19 एंड 19A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 ये बात करता है। सेक्शन 19 बात करता है अबाउट वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट कंसेंट, मतलब वो एग्रीमेंट्स जो वॉइडेबल है, मतलब जो कैंसिल हो सकते हैं अगर कुछ फ्री कंसेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब वो कोई फोर्स या कोरिजन से करे गए हैं। वेयर एज सेक्शन 19A बात करता है अबाउट पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो बेसिकली अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ भी अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व है, अगर किसी का कंसेंट लिया गया विद अनड्यू इन्फ्लुएंस तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आउट हो सकता है एट द कंसेंट ऑफ द पर्सन जिसके साथ वो ज़बरदस्ती, जिसके साथ वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था। तो सेक्शन 19 एंड 19A का तो ये बहुत सिंपल मतलब है। एंड सेक्शन 178A अब क्या बात करता है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। सेक्शन 178 ये बात करता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है अंडर सेक्शन 19 या 19A जो वॉइडेबल है, मतलब उसमें कुछ जिसे कहते हैं फोर्स्ड कंसेंट इन्वॉल्व है, कोई ऐसा कंसेंट इन्वॉल्व है जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया, कोई कोएजन इन्वॉल्व है, किसी भी तरीके का दबाव, जोर ज़बरदस्ती इन्वॉल्व है। सो बेसिकली जो भी गुड्स इस पर्टिकुलर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, अगर इन गुड्स को फर्दर प्लेज कर दिया जाता है सो वो जो प्लेज होगा दैट विल बी वैलिड। अब बहुत कंफ्यूजिंग है, आई गेट इट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो प्लेज कैसे वैलिड है। प्लेज उन केसेस में वैलिड है जब जो पॉनी है उसको नहीं पता था कि वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज फॉल्टी, दैट इज वॉइडेबल। बेसिकली अगर पॉनी गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, ही डिड नॉट हैव एन आइडिया दैट दैट कॉन्ट्रैक्ट जिसके वो गुड्स बेसिकली थे, जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो गुड्स इन्वॉल्व थे, वो जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है। अगर आज पॉनी गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, ही डिड नॉट हैव एन आइडिया एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि वो जो गुड्स हैं वो एक फॉल्टी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, देन इन दैट केस द प्लेज इज वैलिड। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एंड इस एग्जाम्पल से आपको एकदम समझ आ जाएगा कि सेक्शन 178A का क्या मतलब है। नाउ जस्ट थिंक ऑफ अ केस सिनेरियो जहाँ पे A ने B से लैपटॉप लिया विद फ्रॉड, मतलब A ने B को बेसिकली धोखा दिया एंड उस धोखे से उसका लैपटॉप ले लिया। उसमें फ्रॉड, डिसीट, कोवर्जन इन्वॉल्व था, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी इन्वॉल्व हो सकता है, किसी भी तरीके से कुछ भी गलत हुआ, मतलब B का फ्री कॉन्सेंट नहीं था लेकिन फोर्स से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से A ने B से वो लैपटॉप ले लिया। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज voidable as per section 19 and 19A of the Indian Contract Act of 1872। अब A को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो क्या करता है कि इस लैपटॉप को प्लेज कर देता है टू C इन रिटर्न फॉर 50,000 रुपीज़। अब क्या होता है, A कहता है C को जाके कि ये लो लैपटॉप, मैं ये लैपटॉप आपको एज सिक्योरिटी दे रहा हूँ एंड प्लीज़ मुझे 50,000 का लोन दे दो। C कहता है ठीक है लोन ले लो। तो ये जो प्लेज किया गया ऑफ द गुड विच वॉज अ पार्ट ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दिस प्लेज इज वैलिड। लेकिन ये प्लेज तभी वैलिड होगा जब C को ये आइडिया नहीं था कि A ने
अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फोर्स से, कोअर्जन से, विद नॉट अ वेरी फ्री कंसेंट ये लैपटॉप बी से लिया है। बेसिकली ये लैपटॉप एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ये चीज़ सी को नहीं पता थी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ दैट प्लेज। अगर तो सी गुड फेथ में एक्ट कर रहा है एंड उसको ये बात नहीं पता थी, देन दिस pledge is valid, and this is a very simple meaning of section 178A of the Indian Contract Act of 1872. Now let me read the language of the Bear Act once more, and please relate this example with the language of the Bear Act. Pledge by a person in possession under voidable contract when pawner has obtained possession of the goods. मतलब pawner in this case is A, उसने गुड्स की पोजेशन ली जो उसने प्लेज करे, प्लेज्ड बाय हिम अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19 एंड 19A। मतलब ये जो कुछ गुड्स थे ये ले लिए गए थे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वॉइडेबल बाय द पॉनर, एंड इन्हीं गुड्स को प्लेज कर दिया गया। मतलब ए ने बी से अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये लैपटॉप ले लिया एंड उसने फिर ये ए ने ये लैपटॉप सी को प्लेज कर दिया। But the contract has not been rescinded at the time of the pledge. मतलब वो जो voidable contract था वो cancel out नहीं हुआ था, वो अभी भी चल रहा था। अभी तक भी B ने उस contract को, although it is a voidable contract, लेकिन अभी तक उस contract को cancel out नहीं करा था। The pawnee acquires a good title to the goods. मतलब C के पास पूरा अधिकार है to hold this laptop provided he acts in good faith। मतलब वो गुड फेथ में इनोसेंटली अपना काम कर रहा है एंड विदाउट द नोटिस ऑफ द पॉनर्स डिफेक्टिव टाइटल, एंड उसको नहीं पता कि पॉनर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा हुआ है एंड पॉनर ने रॉन्गफुली वो उन गुड्स का टाइटल लिया है एंड वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। वो जो लैपटॉप है इज अ पार्ट ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर सी को ये बात नहीं पता है देन ये जो गुड्स है, मतलब ये जो लैपटॉप है इन दिस केस, विल बी विद सी। सी इस लैपटॉप को अपने पास रख सकता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी ए सी को अपने गुड्स देता है एंड जब वो गुड्स प्लेज कर रहा है उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हुआ हो, जो ए और बी के बीच में हुआ था, उस टाइम पे बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, देन ओनली ऑफ कोर्स यू कैन प्लेज, राइट। अगर ए और बी का ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया सो वो जो गुड्स है वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ही नहीं। लेकिन अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइडेबल है, जो कैंसिल हो सकता है इन द टाइम्स टू कम, अभी तक नहीं हुआ है लेकिन कैंसिल हो सकता है इन द टाइम्स टू कम, सो अभी तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, अभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ए और बी के बीच में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन कैंसिल नहीं हुआ अभी तक, वो अभी तक बी ने कैंसिल आउट नहीं करा है एंड कैंसिल आउट करने से पहले ही ए सी को वो प्लेज कर देता है। सी भी उसको इनोसेंटली इन गुड फेथ एक्सेप्ट कर लेता है, नॉट नोइंग कि ए एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा हुआ है एंड उसने किसी फोर्स से बी से वो लैपटॉप लिया हुआ है। सो इन दिस केस द प्लेज इज वैलिड। So this is a very simple meaning of section 178A of the Indian Contract Act of 1872. And with this we move on to the last section of this topic of bailments of pledges, which is section 179. Section 179 बात करता है about pledge where pawner has only a limited interest. Where a person pledges goods in which he has only limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest. अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको ये सेक्शन बेटर समझ आएगा। जस्ट इमेजिन कि आज ए बी को अपना फ़ोन देता है क्योंकि ए को 1000 रुपये की ज़रूरत थी। अब बी जो है वो 1000 रुपये दे देता है। अब जो बी है उसका इस मोबाइल पे सिर्फ 1000 रुपये जितना ही इंटरेस्ट है, उससे ज़्यादा नहीं है। सो अब क्या होता है कि एक दिन बी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है एंड वो सी के पास जाके ये वाला फ़ोन कहता है कि आप रख लो। अब अगेंस्ट दिस फोन बी सिर्फ 1000 रुपये का ही लोन ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट सिर्फ उस फ़ोन में 1000 रुपये है। वो आज ये नहीं कह सकता है कि मेरा इस फ़ोन पे इंटरेस्ट 5000 रुपये हैं, बिकॉज दैट इज रॉन्ग। क्योंकि बी ने ए को सिर्फ 1000 रुपये दिए थे इसलिए उस फोन पे बी का इंटरेस्ट इज ओनली 1000 रुपीज़। अगर आज वो ये वाला फ़ोन फर्दर किसी को देता भी है फॉर द टाइम बिंग क्योंकि उसको किसी पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो उसका अधिकार, उसका इंटरेस्ट, एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट उस फोन पे सिर्फ 1000 रुपये ही रहेगा। वो बढ़ नहीं जाएगा, ना ही वो घट जाएगा, वो उतना ही रहेगा।
सो ये बहुत सिंपल मतलब है सेक्शन 179 का कि जितना आपका इंटरेस्ट है उतना ही आपका उस प्लेज में भी इंटरेस्ट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई रियली होप आपको ये सारे सेक्शन समझ आए होंगे। आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग ऑल दीज सेक्शंस इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल। हाउएवर अगर आपको किसी सेक्शन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल हेल्प यू क्लियर योर डाउट्स। आप अपने डाउट्स मुझे बता सकते हो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एडिशनली आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन दैट आई पोस्ट लॉ टॉपिक्स एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन दीज लॉ टॉपिक्स बहुत सिंपल मैनर में विद वेरी रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अगर आपको किसी लॉ टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो यू कैन टेल मी कि आपको कौन से लॉ टॉपिक में डाउट है। आप वो टॉपिक मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड आई विल फिल्म अ सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनिंग दैट लॉ टॉपिक टू यू इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल। एडिशनली आपने अभी तक अगर बाकी कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, आप देख सकते हो। यू विल फाइंड द लिंक ऑफ दैट प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो एंड ऑल्सो इन द पिन्ड कमेंट एंड यू कैन ऑल्सो वॉच माई अदर लीगल वीडियोस एंड उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू शेयर ऑल माई लीगल वीडियोज़ with law students because I try to simplify law concepts जितने easy manner में मैं कर सकती हूँ, जिससे law students को law concept समझ आ जाए सबसे आसान तरीके में। And I would highly request you to watch these videos. Till then, please like, share, comment and subscribe and stay tuned for many more legal videos which are coming your way and watch these legal videos जो मैंने already post कर दी हैं। And till then, please take care of yourselves. Bye bye.